हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले आईसीएससी 2026 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का एंड दिस इज अ पार्ट 5। नाउ यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर 7 का 2 से स्टार्ट होगा। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर अ गन एंड हियर इट्स इको आफ्टर 3 सेकेंड। मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां से गन फायर किया गया और फिर यहां से साउंड टकरा के रिटर्न आया यहां तक, isn't it? तो स्पीड ऑफ द साउंड यहां पे दे दिया है 336, राइट? तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। तो ये तो सिंपल सा इको का फॉर्मूला है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद दिस कि पहले हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसको? डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है? लेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन दैट इज x मीटर। तो मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस है और यहां पर वो पर्सन खड़ा है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x मीटर। टाइम आफ्टर विच इको इज हर्ड इज 3 सेकेंड, यानी कि साउंड यहां से गया, रिटर्न अपने पास आया, मतलब यहां से भी साउंड गया इधर और रिटर्न भी साउंड आया और टोटल टाइम इसके लिए कितना लग गया? इसको 3 सेकेंड। तो देखिए जाने तक का साउंड का डिस्टेंस था x, तो आने तक का भी x, तो x प्लस x कितना होगा? दैट विल बी 2x। तो यहां पे हमने टोटल डिस्टेंस लिख दिया 2x और स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 336 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यूजुअली बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यहां समझ लीजिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है, तो ये इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस 2x था। देखिए यहाँ पे 2x है, तो इसलिए हमने डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया? 2x लिखा। स्पीड आपका क्वेश्चन में मेंशन है और टाइम भी आपका मेंशन है। तो जब हमने x इज इक्वल टू निकाला तो ये आपका कितना आ जाएगा? 504 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है? After moving a certain distance from the cliff, he fired the gun again, and this time the echo is heard 1.5 second later than the first. ठीक है, तो यानी कि यहां से कितना लगा था इसको टाइम? सेकेंड, 3 सेकेंड। अब इसमें भी क्या हुआ है कि जब नेक्स्ट टाइम जब फायरिंग हुआ तो 3 सेकेंड से 1.5 सेकेंड ज्यादा लगा। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3 सेकेंड और 1.5 सेकेंड, दैट विल बी 4.5 सेकेंड, यानी दिस इज द टाइम फॉर एन इको। अब क्या हुआ? लेटर देन द फर्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट पर्सन हैज मूव्ड। तो अब आपको यह बताना है कि पर्सन कितना मूव किया अपने इनिशियल पोजीशन से। यहां पर एज द टाइम टेकन टू हियर द इको इज इंक्रीज बाय 1.5 सेकेंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो गया? मैंने यहां पे टोटल टाइम निकाला, तो पहले लग रहा था इसका 3 सेकेंड और इस बार लगा इसको 1.5 एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना टाइम लग गया इसको? 4.5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग गया, राइट? लेट द डिस्टेंस मूव बाय द पर्सन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन y मीटर। तो पहले हमने क्या बताया था कि कितना था डिस्टेंस? x मीटर। अब वो कितना हुआ? कितना पोजीशन डिस्प्लेस किया? y। और x का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया था प्रीवियस वन से, isn't it? और इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे किसको? y को, क्योंकि ये जो y है वो उतना ज्यादा और मूव किया, यानी कि क्लिफ से और ज्यादा दूर पे चला गया। स्पीड ऑफ द साउंड अगेन 336 मीटर पर सेकेंड। तो वापस से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2x था वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? और ज्यादा एक्स्ट्रा मूव किया, इसलिए 2 इंटू 504 प्लस y। तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये मान लीजिए क्लिफ था, पहले ये इनिशियल डिस्टेंस कितना आ गया था जो कि प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट था, यानी कि इसका फर्स्ट सेक्शन का पार्ट था, और हमने ये बताया कि इस बार वो और दूर चला गया और ये y डिस्टेंस गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 504 प्लस y। हाँ जी, 504 प्लस y। लेकिन ये साउंड इधर भी गया और रिटर्न भी आया, इसीलिए इसको हम लोग टॉय से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे 2 इंटू दिस वन और इज इक्वल टू 336 विच इज द स्पीड ऑफ द साउंड, और 4.5 इज द टोटल टाइम लगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले इसको 2 जो इधर मल्टीप्लाई है उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। उसको डिवाइड में भेज दिया, तो 336 इंटू इतना
तो ये टोटल कैलकुलेशन करके इतना आया, दैट विल बी 252 मीटर। तो यानी कि जो उसने शिफ्ट किया, ये जो y का वैल्यू आया यहां से यहां तक का, इजंट इट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आया ये कितना आया, 252 मीटर। यानी कि अपना 504 पे तो इनिशियल में था और पीछे कितना चला गया वो, 252 मीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नो, 7 का 3 पार्ट भी बाकी है, लेट्स सी दिस। यहां पर क्या किया गया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पहले लिखा है क्वेश्चन में क्या, द एवर पिक्चर शोज अ मदर पुशिंग हर डॉटर सिटिंग ऑन अ स्विंग। तो एक मदर क्या कर रही है, बच्चे को पुश कर रही है, जो कि किस पे बैठा हुआ है, स्विंग पे, यानी कि ये झूला पे बैठा हुआ है, राइट। द स्विंग इज गोइंग थ्रू द पोजीशन ए बी एंड सी। तो पहला पोजीशन क्या था स्विंग का, ए, फिर बी पे आया और फिर कहां पे गया, सी पे, और ये इसी हिसाब से चलता जा रहा है, इजंट इट। नाउ वेयर ए एंड सी आर द एक्सट्रीम पोजीशन, ए और सी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और बी क्या एग्जैक्टली, मीन पोजीशन, इजंट इट। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, देखिए, which is the right position, that is A, B or C, for the mother to give the constant periodic push to the swing every time in the forward direction to increase the amplitude of the swing। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो, अगर वो चाहती है, ठीक है, फिर समझिए कि वो कौन सा राइट पोजीशन है, किसका, मदर का, जहां पे वो क्या करेगी, पुश करेगी। For the mother to give a constant periodic push of a swing every time the forward direction is increased amplitude, ताकि इसकी एम्पलीट्यूड पहले यहां से यहां तक गया, फिर नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसका और भी ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस, और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड होना चाहिए, राइट, इस हिसाब से वो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या है, तो नेम द फिनोमेना, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है, इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा नेक्स्ट पार्ट में है। तो यहां पे ये लिखा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ दिस फिनोमेना हेल्प इन इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। तो यहां पे ये बोला है कि ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पे रेजोनेंस बन पा रहा है और स्पीड बढ़ जा रही है। होप इट इज क्लियर। नाउ तो यहां पे क्या लिखा है, देखिए, as the mother gave push at the regular interval of time, the frequency of the applied force matches the natural frequency of the swing। मतलब ये है कि जो फर्स्ट टाइम उसने जो फ्रीक्वेंसी पे पुश करा था, नेक्स्ट टाइम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे पुश किया। तो ये क्या है, व्हेन, और आपको ये पता है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी आके मैच करती है तो यहां पे क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो यहां भी वही हो रहा है, हायर एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। तो यहां पे वही बोल रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग, हेंस रेजोनेंस ऑकर सिंस द पुश इज गिवन इन द सेम डायरेक्शन एज द स्विंग मोशन इन ईच टाइम द एनर्जी सप्लाइड एड्स अप। और इसीलिए जो एनर्जी है वो क्या होते जा रहा है, पहले वाले में एड अप होते जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई रेजोनेंस ऑकर। होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहां पे क्या लिखा है, देखिए, द सर्किट डिपिक्टेड in the picture figure is employed for studying Ohm's law, isn't it? ये जो है पिक्चर, ये किस लिए रखा गया है, to study Ohm's law instead of using the standard resistor। standard resistor का मतलब यहाँ पे ये वाला resistor को standard resistor बोलते हैं, right? A student opt for a glass tube filled with mercury। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, वो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर को नहीं रख के उसने क्या किया, एक क्या लिखा है यहाँ पे, ग्लास ट्यूब है जिसमें कि क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया, दैट इज ट्यूब 1, isn't it? ट्यूब 1 यहां पर है, कनेक्टेड टू द सर्किट थ्रू द 2 इलेक्ट्रोड E1 एंड E2। और सर्किट पे ये कनेक्ट किया बाय 2 इलेक्ट्रोड E1 एंड E2। इसके अंदर क्या है, फील्ड है मरकरी। ही रिकॉर्डेड द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर। और उसने क्या किया, एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग को रीड किया, thereby calculate the resistance। The student repeat this experiment by substituting tube 1। और फिर उसने क्या किया, बच्चे ने ये ट्यूब 1 को यहां से हटा दिया और इस ट्यूब को लाके यहां फिट कर दिया। होप इट इज क्लियर। वेयर द सेम अमाउंट ऑफ मर्करी फिल्ड द टेस्ट ट्यूब 2। और ये याद रखिएगा, यहां पे मेंशन कर दिया कि इसके अंदर जितना मर्करी है सेम उतना ही मर्करी इसके अंदर है। तो पहले तो एक चीज याद रखिएगा, आप डायग्राम को समझ के देखिए कि एरिया और लेंथ वाइज कौन ज्यादा है या कम है। तो देखा जाए तो इसका एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब दिस वन, ये ज्यादा है,
isn't it? और इसका जो लेंथ है, पहले वाले का लेंथ ये ज्यादा है और इसका लेंथ छोटा है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, तो यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्यूब 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब 1 इज लेस देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब 2। होप इट इज क्लियर। अब इसमें पूछा क्या है, लेट्स सी दिस। यहां पे अब बोला है क्या, नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। यूज ग्रेटर और लेसर और इक्वल टू कंपेयर द फॉलोइंग। तो यहां पर क्या करना है, इन चीजों को लेके हमें कंपेयर करना है विद द टू रेजिस्टर। तो पहला बोला है रेजिस्टेंस इन द बोथ केसेस, ठीक है। तो यहां पे पहला क्या बोला है कि रेजिस्टेंस क्या होगा बोथ केसेस में। तो देखिए यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ T2 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ T1। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यानी कि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो T2 क्या है, एक थिकर है एंड शॉर्टर भी है, isn't it? तो इसीलिए आपका रेजिस्टेंस ऑफ T2 विल ग्रेटर देन लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ T1। अब हम लोग बात करते हैं वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस। तो दोनों ही केस में क्या होगा, जो वोल्टमीटर का रीडिंग होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिपेंड ओनली ऑन करंट। जो ये है वो किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, करंट पे। इसीलिए इन दोनों ही केस में क्या होगा, जो वोल्टमीटर है उसका रीडिंग और चाहे दोनों ही रजिस्टर के लिए वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस। ये भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि व्हेन वी टॉक ऑफ द रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे, और दोनों ही मटेरियल क्या है, मरकरी है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन बट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। और दोनों ही केस में क्या था, इसमें मरकरी था, इसीलिए दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होने वाला है। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं 8 के 2 में। यहां पे क्या लिखा है देखिए, एन अप्लायंसेस विथ मेटल कवरिंग रेटेड ऑफ 2 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मेटल का अप्लायंसेस है जिसका मेटल का कवरिंग है। ठीक है, ये जो अप्लायंसेस देखो, ये जो है वो मेटल बॉडी का है। वो बोला गया है कि जो भी अप्लायंसेस यूज किया गया उसका बॉडी क्या है, मेटल का है, ये याद रखिएगा। और मेटल के बॉडी में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली 3 पिन प्लग यूज करते हैं, राइट, छोटा वाला। अब मतलब बीच में एक बड़ा सा रहेगा अर्थ पिन के लिए, और एक न्यूट्रल के लिए, और एक लाइन वायर के लिए। तो ये याद रखिएगा ना। अब क्या हुआ, किलोवाट 220 वोल्ट इज टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट। और इसको कहां से कनेक्ट किया गया, सर्किट से। गिवन बिलो आर द 4 डायग्राम। यहाँ पे 4 डायग्राम दिया गया है, 1 2 3 4 PQRS। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है डिपिक्टिंग डिफरेंट सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करना है, देखिए, आइडेंटिफाई द सेफेस्ट सर्किट। तो इसमें आपका जो सेफेस्ट सर्किट है वो पूछा गया है। अब आप देखो ध्यान से, एज आई टोल्ड यू कि जब भी एक मेटल बॉडी का अप्लायंसेस होते हैं, उनका बॉडी में क्या होता है, एक अर्थ वायर कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें जो पहला डायग्राम है, इसमें क्या अर्थ वायर है, नहीं। इसमें देखो आपका अर्थ वायर दिया गया है, राइट, इसमें भी अर्थ वायर दिया गया है। तो इसमें भी अर्थ वायर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, इससे अर्थ वायर में कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, और ये भी वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ वायर का कनेक्शन हमेशा बॉडी के साथ होता है। तो ऑप्शन क्यू और ऐसी बचा आपके लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पे 8 एम्पियर का क्या किया गया, फ्यूज। ये सिंबल किसका होता है, फ्यूज का होता है। और यहाँ पे 10 एम्पियर का दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस एम्पियर का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम अप्लायंसेस का पावर को चेक करते हैं। तो एज वी नो, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट।
तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, पावर बाय वोल्टेज, इजंट इट। तो यहां पे कितना आ गया, 9.04 एम्पियर आया। तो ये ज्यादा क्लोज किसके लिए है, इसके लिए है या इसके लिए? तो आंसर इज 10 के वो ज्यादा पास है। तो इसीलिए आपका डायग्राम नंबर एस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, which right to reason supported by the mathematical calculation were applicable to justify your choice। तो देखो कैलकुलेशन तो हमने बता दिया, अब इसके लिए दो ऑप्शंस चूज करते हैं, मतलब दो तरीके का, मतलब जो ये है पैटर्न है, ये क्यों सही है इसको हम लोग को लिखना भी है। पहला, it is earthed so that it the case of short circuit all the access current can flow to earth without harming the person। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और वायर जो कट के किधर टच हो गया, इसके कैबिनेट पे, यानी कि यू कैन से जो आउटर कवरिंग है उस पर टच हो गया। और आउटर कवरिंग किसका बना हुआ है, मेटल का। तो अब मेटल का बनने के चलते अगर यहाँ से वायर कट हो जाए और ये मेटल पे टच हो जाए, और ये इंसान तो वैसे ही बेचारा छू के बहुत खुश हो रहा है, तो ये तो बेचारा मर आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन, मतलब इस केस में इसको करंट नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कटेगा भी तो ये यहां चला जाएगा, राइट। नाउ सेकंड क्या है ऑप्शन, द करंट इन द सप्लाई शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। और यहाँ पे जो फ्यूज का रेटिंग है वो क्या है, 10 एम्पियर, जो कि नियर टू द अप्लायंसेस का जो आपका करंट है उसके लिए। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब है हम लोग इसका थर्ड सेक्शन पे आते। लेट्स सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, अ निक्रोम वायर, ठीक है, वायर एक्स है विद लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ए है, इज कनेक्टेड टू 10 वोल्ट सोर्स एंड अनदर निक्रोम वायर वाई विथ लेंथ 2L। लेंथ कितना हो गया, पहले वाले का डबल, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ, यानी कि इसका एरिया हो गया आधा, इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट्स। तो यहां भी वोल्टेज क्या था, ऊपर का 10 वोल्ट था और इसका वोल्टेज क्या किया गया, डबल कर दिया गया सोर्स। यहां पे सबसे पहले क्या पूछा है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स एंड वाई गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज रो। तो यहां पे देखिए सब कोई क्या किया गया है, देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल वेरिएबल्स के हिसाब से लिया गया है, कोई भी कैलकुलेशंस के लिए आपको नंबर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आगे हम लोग हमारे कैलकुलेशन सेक्शंस पे, लेंथ ऑफ द निक्रोम वायर स्टार्टिंग का एल, एक्स के लिए फिर एरिया ए, वोल्टेज साइज के लिए 10 वोल्ट, फिर नेक्स्ट क्या क्या है, लेंथ को बदल दिया गया और डबल किया गया, ये दूसरा वायर है वाई, एरिया को हाफ कर दिया गया और इसका वोल्टेज कितना दिया गया, 20 वोल्ट। और दोनों के ही केस में जो रेजिस्टिविटी, क्योंकि आपको ये पता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल, और दोनों ही निक्रोम है, इसलिए दोनों के रेजिस्टिविटी के लिए हमने क्या लिखा, सिर्फ रो लिखा। लेट आर एक्स दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स एंड आर वाई रेजिस्टेंस ऑफ वाई। तो आर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर रो एल बाई ए। अब ये कहां से आया, तो आपको ये पता होगा कि जनरली जब हम लोग रेजिस्टिविटी निकालते हैं या रेजिस्टेंस का, जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के लिए, तो आपको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए था। और रेजिस्टेंस जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एल बाई ए। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए और हमने आर एक्स का वैल्यू ले आया ये और आर वाई का वैल्यू ले आया ये, ठीक है, दैट इज 4 इंटू एल बाई ए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है बेसिकली आर एक्स का है। होप इट इज क्लियर ना। तो आर वाई इज इक्वल टू 4 इंटू आर एक्स, राइट। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई था, इसको डिवाइड में भेज दिया, तो 4:1, यानी कि 4:1 आपका आंसर हुआ। तो अगर हम लोग ये आर एक्स टू आर वाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और ये हो जाएगा 1:4। तो ये था ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ आर एक्स जो था, यानी कि एक्स वायर था, उसका रेजिस्टेंस अगर 1 है तो रेजिस्टेंस वाई कितना है, उसका 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे।
सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखिए, कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच वायर, यानी कि दोनों ही कितना पावर कंज्यूम करने वाले हैं दोनों ही वायर। लेट्स से पावर का फॉर्मूला होता है V बाई आर, सॉरी V स्क्वायर बाई आर, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये x के लिए था, इसलिए यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x, ठीक है, सब में x वही है। तो V यानी कि इसमें वोल्टेज कितना दिया गया था, 10 दिया गया था, और यहाँ पे Rx दिया गया है, तो 100 बाई Rx हो गया। फिर Py कितना दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है 20, और ये ऑलरेडी हमने Ry जो है वो लाया था इन टर्म ऑफ x। यहां से देखिए Ry इज इक्वल टू 4 इंटू आर एक्स, तो Ry की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू आर एक्स। तो क्या हो गया 400, 100 बाई आर एक्स विच इज इक्वल टू 100 बाई आर एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स। तो ये देखा जाए कि पी एक्स यानी पावर ऑफ एक्स और पावर ऑफ वाई, ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो क्या है दोनों का, 1:1 का है। अगर हम सी नंबर की बात करें तो यहां पे क्या लिखा है, कंपेयर द मास ऑफ दीज वायर गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द निक्रोम इज डी। तो निक्रोम वायर का डेंसिटी आपका क्या दे दिया है, डी दे दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या पता करना है, मास का रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए गिवन क्या है, डेंसिटी ऑफ द निक्रोम वायर दैट इज डी, मास ऑफ द वायर एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। होप इट इज क्लियर। तो ये क्या है मेनली देखिए हम बता दे रहे हैं, तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ अगर हम बात करते हैं एक क्यूबॉइड का, तो क्या होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, बेसिकली एरिया इनटू हाइट। और अगर मैं एरिया इनटू लेंथ भी कर दिया, क्योंकि हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ ओनली, तो एरिया इनटू एल। तो यहां भी क्या है, डी फॉर डेंसिटी इनटू, क्योंकि अच्छा ये जो फॉर्मूला आया डी इंटू यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्यों आया ये समझिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और आपको क्या निकालना है, मास दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी यहाँ पे किस लिखा गया है, डी से, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है कि डेंसिटी कितना है, डी है, राइट। इनटू वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ। होप इट इज क्लियर। तो यही है आपका। तो दिस इज फॉर वायर एक्स। अब मास ऑफ वायर वाई कैसे निकालेंगे, अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया यहां पर क्या था, a बाई 2, और लेंथ कितना था इसका, 2 इंटू एल, और 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचा डी ए एल, दैट इज मास ऑफ एक्स, इजंट इट, क्योंकि इसका भी मास ऑफ एक्स क्या था, डी ए एल था, इसका भी डी ए एल। तो इसका भी रेशियो कितना हो गया, 1:1 का। अब इसका लास्ट ऑप्शन बचा है क्या, स्टेट ट्रू और फॉल्स। Wire X and wire Y both show the same raise in temperature in the same time। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो X वायर है और जो Y वायर है क्या वो सेम टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को रेज करेगा। लेट्स सी दैट। तो आंसर इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, तो लेट द हीट गेन बाय द वायर X बी QX एंड Y कितना वायर हीट कर रहा है, हीट कंडक्ट करेगा, QY। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बोले तो वो डेल्टा टी एक्स, मान लो इनिशियल टेम्परेचर जो भी था और यहाँ भी इनिशियल टेम्परेचर जो भी था, और चेंज क्या हुआ, डेल्टा टी एक्स बाई डेल्टा टी वाई। होप इट इज क्लियर। अब आगे मूव कर, अब क्या हुआ देखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, तो हीट कितना हो जाएगा, तो पी एक्स इंटू टी, ठीक है, पी एक्स यानी कि एम सी इंटू डेल्टा टी, राइट। तो आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, एम सी इंटू डेल्टा टी, आप डायरेक्टली ये यूज नहीं भी करेंगे तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, और क्यू वाई इज इक्वल टू एम वाई सी इंटू डेल्टा टी वाई, इजंट इट, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या था कैलोरीमेट्री में, एम सी डेल्टा टी। और यहां पर क्या है, सेम अमाउंट ऑफ पावर को दिया गया है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी वाई। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई फॉर द सेम टेम्परेचर सेम टाइम, ठीक है। तो एम एक्स सी डेल्टा एक्स, और ये तो ये टाइम जब सेम है तो इतना हीट शुड बी इक्वल टू इतना हीट होगा। तो आप देखो एम एक्स और एम वाई क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, दोनों का मास का रेशियो इक्वल था, तो यानी कि ये भी कट गया, स्पेसिफिक हीट भी दोनों का सेम है, ये भी कट गया। तो टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई विच इज इक्वल टू, रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, हाँ जी, दोनों का रेशियो सेम हो गया, चेंज इन टेम्परेचर सेम रहा, तो इसीलिए बोथ वायर शो सेम रेज इन
टेम्परेचर। होप इट इज क्लियर। तो अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 3 bulb of power P1, P2 and P3 are connected in the certain way that P3 glows brightest। यानी कि जो P3 है वो क्या है, सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो what type of the connection exists between these bulbs? तो ये आंसर है पैरेलल। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस each bulb is same and the brightness is directly proportional to power। तो जिसका जितना पावर होगा उतना ही ज्यादा वो ग्लो करेगा। तो होप इट इज क्लियर, पहला आंसर हो गया आपके पास। अब आते हैं बी नंबर, कंपेयर द वोल्टेज अक्रॉस 3 बल्ब। तो वोल्टेज अभी हमने बताया कि जब पैरेलल रहता है कनेक्शंस तो इनमें क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 यहां पे लिख दिया है। इन पैरेलल और कंपोनेंट शेयर्स सेम वोल्टेज। Will the circuit still function if one of the bulb is fused? तो अगेन इसका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल में कनेक्शन है ना, ये सब क्या है, पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर एक बल्ब फ्यूज भी होगा, मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये हट गया, तो फिर भी तो सब में क्या हो रहा है, वोल्टेज तो जा ही रहा है और करंट भी जा ही रहा है, तो यानी कि बाकी दोनों भी सही से वर्क करेगा। तो आंसर इज यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पे आते हैं। अब यहां पे क्या दिया गया देखिए, द गिवन डायग्राम शोज द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर क्या क्या है, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है। इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर कॉइल इज डबल, और ये बोला है कि कॉइल का स्पीड को अगर डबल कर दें तो क्या होगा। लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन में क्या क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय ए। तो यहां पे ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है, जो ए आपको डायग्राम में दिख रहा है कि वो है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे लिखे देखिए, इट इज इंडिकेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है, ईएमएफ है, और आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी। सो ऑन डबल द स्पीड ऑफ द जनरेटर द आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो डबल। तो यहां पे ये बोला गया है कि अगर हम स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ए बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ को। तो अगर स्पीड डबल कर देंगे तो ये सीधा यहां से टच करेगा, क्योंकि 1 2 3 यहां पे 4 यहां पे आ रहा है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलेगा, मतलब ये देखो 2 बॉक्स को कवर किया हुआ है, यहां से यहां से यहां, तो यहां और 2 बॉक्स कवर करे क्योंकि ये भी डबल हो जाएगा। और ये क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहीं से आपको समझ आएगा कि ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। What is the effects on the physical quantity indicated as B? अब यहां पर क्या बोला गया है देखिए, What is the effect on the physical quantity indicated as B? तो B क्या है, बेसिकली टाइम है। तो टाइम पे क्या असर पड़ेगा, तो टाइम पीरियड है ये। इफ द स्पीड इज इंक्रीज द टाइम पीरियड इज हाफ, और टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन बी। अच्छा, तो ऑलरेडी हमने आंसर दे दिया है, लेट्स यहां पे हमने लिखा भी है आंसर। इफ द स्पीड इज डबल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डबल, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, हिंस टाइम विल बी हाफ। होप इट इज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, द ग्राफ इलुस्ट्रेट द correlation between the number of proton x-axis and the number of neutron y-axis for element A, B, C, D and E। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको यहीं पे दिखाता हूँ कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा दिया है, कुछ ऐसा दिया गया है। तो ये जो सेक्शन है ये किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और ये किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में गलत है, शायद मिसप्रिंट है या शायद पता नहीं क्या है, क्या गलती है वो पहले समझते हैं। यहां पे देखिए 85, ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि 90 पे आया, यहां पे बीच में 5 का गैप है। 91 92 93 94 95 यहां आना चाहिए था, पर वो 95 यहां पे दे दिया है, विच इज रॉन्ग। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन।
और ये क्या नंबर डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन था, इजंट इट। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर बोला गया है these element are denoted by letter rather than their conventional symbol। अब यहाँ पे लेटर से लिखा गया ABCD, ना कि कोई प्रॉपर नेमिंग दिया गया है, आपको यही फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस इमिटेड व्हेन एलिमेंट C डिकेज इनटू एलिमेंट E। तो एलिमेंट जो है वो क्या इमिट करेगा, ये आपको बताना है। रिप्रेजेंट दिस बाय यूजिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है C है वो एलिमेंट जो यहाँ पर है, जाना कहाँ पर है, उसको E तक जाना है, इजंट इट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो C है उसका यहाँ पर ये जो पोजीशन होता है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी एलिमेंट रखते हैं तो नीचे क्या रखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ x है, और नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। क्लियर। तो अगर हम C एलिमेंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, तो देखिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये isn't it? तो ये हो गया 90, ये हो गया 91, ये हो गया 92, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन 92। अब क्या हुआ, ये जो है 145 और ये कितना है 146, 146 पे C है, राइट। तो यही है 146 और 93, 93 क्या है, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन है 146 और ये है 93, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 230, एक सेकेंड 6 7 8 9, यहाँ पे एक सेकेंड 146 है ना ये, और ये हो गया 92। हाँ, तो ये 93 नहीं, यहाँ पे 92 होगा, यहाँ पे कहीं और कैलकुलेशन शायद किया मैंने। लेट्स सी, वापस यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि C पे ये कितना जा रहा है 146 और C से नीचे कितना है 92, तो ये 6 7 8 9 13, ये हो गया 238, तो ये हो गया 238। अब अगर हम E की बात करें, अब E का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं, तो E में कितना है यहाँ से यहाँ तक 93, ठीक है, वो विच इज दिस जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ न्यूट्रॉन की, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 145, isn't it? तो ये हो गया 145, हाँ जी 145 और 93, तो कितना हो गया ये 5 3 8 9 13 238, तो ये हो गया 238 और ये 93। तो आप देखो ये भी 238 है और ये भी 238 है, तो क्या इसका जो मास नंबर है वो चेंज हुआ, आंसर इज नो। पर इसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज किया, और ये कब होता है, जब एक बीटा रेडिएशंस होते हैं। ये क्या कब होता है, जब एक बीटा रेडिएशंस होते हैं। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हमारे बी नंबर सेक्शन पे। व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू द एलिमेंट डी एंड ई। तो देखिए डी और ई, तो ये दोनों एलिमेंट के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर लिखते हैं। तो डी का अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो डी कहां पर है, लेट्स सी दिस। डी जो है वो है आपका 146 न्यूट्रॉन, और इसमें आ जा रहा है 90 91 92 93, दैट इज 239, राइट, और ये 93। और यहां पे अगर ई की बात करें, यानी कि यहां की बात करें, तो ई का ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था यहां पर 238 और 93। तो आप देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। अब हो रहा है क्या, देखिए इफ एलिमेंट सी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एलिमेंट बी, ठीक है, यानी कि वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है बाय इमिटिंग द रेडिएशंस, जिससे के चलते मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेडिएशंस दे रहे हैं। हाउ विल द रे बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रे निकला, और उस हिसाब से फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो अगर वो फील्ड पॉजिटिव तरफ गया तो यानी कि एलिमेंट नेगेटिव था, और अगर वो नेगेटिव की तरफ गया तो एलिमेंट पॉजिटिव था। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे ये बोल दिया है कि शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव, और कैसे, लेट्स सी। पहले सी एलिमेंट जो कि हमने ऑलरेडी निकाला था वो क्या था 238 92, ठीक है, क्योंकि सी से ट्रांसफर हुआ ना, किसमें हुआ, बी में। बी में अब सबसे पहले हम लोग वापस से क्या निकालेंगे,
एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 90, मास नंबर क्या है तो ये हो गया कितना 144, ठीक है 144, और प्रोटॉन कितना था अभी इसका, प्रोटॉन है इसमें 90, दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 4 9 13 234, ठीक है। तो देखिए 238 था, ये कन्वर्ट होकर कितना हो गया 234, यानी कि 4 मास घट गया और यहां से 2 प्रोटॉन भी घट गया। तो यानी कि जो निकला वो क्या था अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है पॉजिटिव इन नेचर, तो वो किधर डेविएट करेगा नेगेटिव की तरफ। तो आपसे ये पूछा है कि बाय इमिटिंग रेडियो एक्टिव रे हाउ विल दिस रे बिहेव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। होप इट इज। तो यहां हमारा कंप्लीट होता है कंप्लीट स्पेसिमेन पेपर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब कीजिए। होप, थैंक यू।